India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हाई कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक के मामलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। शिवसेना के शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से अयोग्यता नोटिस पर जवाब देने के लिए 14 दिन का मिला वक्त। जवाब देने तक कोई अयोग्यता कार्रवाई नहीं। डिप्टी स्पीकर केंद्र को नोटिस, 5 दिनों में देना होगा जवाब। बागी विधायकों की जानमाल की होगी सुरक्षा। सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में आरोपी कुलदीप बिश्नोई के पिता ने सुप्रीम कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई की मांग की। कहा, पंजाब के मनसा अदालत में बिश्नोई को नहीं मिल रहा वकील। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत बढ़ाने के लिए राउस रेवेन्यू कोर्ट ने किया मना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने का दिया निर्देश। हवाला के आरोपों को लेकर हो रही है जांच। बलात्कारी का विरोध नहीं करने का मतलब ये नहीं कि पीड़िता ने सहमति दी। पटना उच्च न्यायालय ने सिंगल बेंच का फैसला पलटा। शारीरिक चोट नहीं होने पर रेप का आरोप हुआ था खारिज। India Legal presents Courts Roundup. महाराष्ट्र में शिवसेना के शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता नोटिस पर विधायकों को जवाब देने का वक्त 14 दिन तक के लिए और बढ़ा दिया है। तब तक बागी विधायकों पर अयोग्यता कार्रवाई नहीं होगी। कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर अजय चौधरी, सुनील प्रभु और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा। कोर्ट ने 5 दिनों में सभी को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों और उनके परिवार और साथ ही संपत्ति की सुरक्षा के आदेश दिए हैं, जिसे राज्य सरकार सुनिश्चित करेगा। सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई करेगा। एकनाथ शिंदे और 15 बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। पहली याचिका में शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही शुरू किए जाने को चुनौती दी गई है। दूसरी याचिका में भरत गोगावले की ओर से विधानसभा में शिंदे की जगह विधायक अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल का नेता और सुनील प्रभु को नया चीफ व्हिप बनाए जाने को भी चुनौती दी गई है। शिंदे के वकील एनके कौल ने कहा कि स्पीकर का नोटिस संवैधानिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? कौल ने सुप्रीम कोर्ट के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि नोटिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। साथ ही कौल ने कहा कि हम अनुच्छेद 32 में याचिका दाखिल कर सकते हैं। हमारे साथ शिवसेना के 39 विधायक हैं। हम लोगों को धमकी दी जा रही है। हमारे और हमारे सहयोगियों के घर और उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कौल ने कहा कि नियम के मुताबिक नोटिस का जवाब देने के लिए 14 दिन का समय होता है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस मामले को लेकर स्पीकर के पास क्यों नहीं जाते। कौल ने कहा कि इस मामले में डिप्टी स्पीकर बेवजह जल्दबाजी में है। ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। 2019 में शिंदे को सदन में शिवसेना का नेता बनाया गया। हमारे पास 2/3 बहुमत है। फिर भी डिप्टी स्पीकर बेवजह की जल्दबाजी में हैं और शाम 5 बजे तक का समय जवाब देने को कहा गया है। कौल ने कहा कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा गया है। जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता वो अयोग्यता पर कार्रवाई नहीं कर सकते। कोर्ट ने स्पीकर के फैसले पर नियम के बारे में पूछा। कौल ने नियम पर जानकारी देते हुए कहा कि स्पीकर के पास विधायकों की अयोग्यता का फैसला करते समय सभी सदस्यों का समर्थन होना अनिवार्य है। इसके बाद ही वो अयोग्यता पर फैसला कर सकते हैं। कौल ने कहा कि स्पीकर को पहले ये साबित करना चाहिए कि विधायकों के बहुमत वाले दल का समर्थन उनके साथ है। वहीं जब स्पीकर को बहुमत का समर्थन होगा तो वो फ्लोर टेस्ट से क्यों डरेगा? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि डिप्टी स्पीकर की ओर से कौन पेश हुए हैं। ठाकरे की ओर से पेश सिंघवी ने स्पीकर के लीगल पॉइंट को कोर्ट में रखने की इजाजत मांगी।
सिंघवी ने बहस की शुरुआत में कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई अच्छी तरह से की जा सकती है। सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ये बात महत्वपूर्ण है कि ये लोग हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। सिंघवी ने कहा कि पहले इस मामले पर स्पीकर को फैसला ले लेने दीजिए, इसके बाद आप कोर्ट में अपील करें जिसकी कोर्ट सुनवाई करे। सिंघवी ने कहा कि राजस्थान का मामला अपवाद के रूप में छोड़ दें तो सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी स्पीकर के पास लंबित किसी कार्रवाई पर सुनवाई नहीं की है। स्पीकर का अंतिम फैसला आने के बाद ही कोर्ट में मामले की सुनवाई होती है। देश में कहीं भी किसी भी मामले में स्पीकर द्वारा एक बार कार्रवाई शुरू करने के बाद उसे कार्रवाई से रोका नहीं गया है। सिंघवी ने कहा स्पीकर का नोटिस देना, विधायकों को जवाब का समय देना, ये सब सदन की कार्यवाही का ही हिस्सा है। इस स्टेज पर स्पीकर की कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पहले फैसले में बात अलग थी और यहाँ हालात बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि यहाँ डिप्टी स्पीकर पर भी अविश्वास का मामला लंबित है। कोर्ट ने ये भी पूछा कि वो स्पीकर जिसके खिलाफ अविश्वास की अर्जी दी गई है, क्या वो खुद उस अर्जी पर सुनवाई कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने रिकॉर्ड पर ये कहा है कि उन्हें पद से हटाने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम उन्हें हलफनामा दाखिल करने को कहेंगे। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि दूसरी तरफ सवाल उठता है कि अगर स्पीकर को नोटिस मिला है तो क्या उन्होंने उसे खारिज कर दिया। अगर स्पीकर ने नोटिस को किसी भी कारण से रद्द किया तो इसका मतलब है कि वो खुद अपने ही मामले में जज बन गए हैं। कोर्ट ने स्पीकर के वकील धवन से कहा कि आप विस्तृत हलफनामा दायर कर सकते हैं। अजय चौधरी की ओर से देवदत्त कामत ने याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाए। कामत ने कहा कि इस याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। देवदत्त कामत ने कहा कि इन्हें याचिका हाईकोर्ट में दाखिल करनी चाहिए। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का कोई सवाल ही नहीं है। कोर्ट ने कहा अभी कोई अयोग्यता का आदेश नहीं आया है, केवल स्पीकर की ओर से एक नोटिस जारी किया गया है और दूसरा गुट स्पीकर के नोटिस और उनकी शक्ति को चुनौती दे रहे हैं। इसके बाद शिंदे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर अजय चौधरी, सुनील प्रभु और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। वहीं दूसरी याचिका पर भी नोटिस जारी कर डिप्टी स्पीकर सुनील प्रभु और अन्य को भी नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। कोर्ट ने 5 दिनों में सभी को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही बागी विधायकों को 3 दिन का समय जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है। 11 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि अगर हम नोटिस पर कोई आदेश जारी नहीं करते तो डिप्टी स्पीकर के पास विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेने का अधिकार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखना चाहिए। हमें सभी को पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए दिए गए समय को 11 जुलाई की शाम तक बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। मुंबई में अरबपति व्यवसायी मुकेश अंबानी और उनके परिवार को दी गई सुरक्षा कवर से संबंधित फाइलों को पेश करने के लिए त्रिपुरा हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देश के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अंबानी परिवार को दी गई सुरक्षा के खिलाफ त्रिपुरा हाईकोर्ट के द्वारा नोटिस का मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया। तुषार मेहता द्वारा तत्काल उल्लेख किए जाने के बाद जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की अवकाश पीठ ने कल मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की। मामले को तत्काल आधार पर सूचीबद्ध करने के लिए पीठ से आग्रह करते हुए एसजी ने प्रस्तुत किया कि वो इस मामले पर त्रिपुरा हाईकोर्ट का कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मामले की जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। इधर कोर्ट 28 जून को मामले की सुनवाई करेगा। दरअसल त्रिपुरा हाईकोर्ट में हो रही सुनवाई के खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट आए है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की हिरासत में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को विशेष सीबीआई कोर्ट उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने से मना कर दिया। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक हिरासत को बढ़ाने से मना कर दिया, क्योंकि जैन अस्पताल में भर्ती हैं और उन्हें कोर्ट के समक्ष पेश नहीं किया गया। साथ ही कोर्ट में उनकी तरफ से पेश कोई वकील पेश हुआ। सीबीआई कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया कि सत्येंद्र जैन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में पेश किया जाए। प्रवर्तन निदेशालय ने सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया था। जैन के ऊपर धन संशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। अभी वो न्यायिक हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। ईडी जैन के ऊपर हवाला के आरोपों को लेकर जांच कर रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को गिरफ्तार किए जाने के बाद उनके अधीन आने वाले सभी विभाग दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सौंप दिए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा पिछले महीने गिरफ्तार किए गए दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया।
विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने जैन को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि उनकी चिकित्सा स्थिति दिखाने वाले दस्तावेजों के अभाव में आरोपी को केवल इस आधार पर जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता कि वो नींद की बीमारी स्लीप एपेनिया से पीड़ित है। अदालत ने यह भी कहा था कि अगर जमानत दी जाती है तो इस बात की संभावना है कि जैन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं क्योंकि वो रसूखदार पद पर हैं। अदालत ने जैन के अधिवक्ता की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि आरोपी स्लीप एपनिया से पीड़ित हैं, जो काफी गंभीर है। इधर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में लॉरेंस के पिता ने कहा कि पंजाब के मनसा कोर्ट में उनकी बेटी को वकील नहीं मिल रहा है। वहां के बाद ने बिश्नोई के लिए किसी भी वकील को कोर्ट में पेश होने से मना कर दिया है, जिसके बाद वकीलों ने हमारा बॉयकॉट कर दिया। अब लॉरेंस के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 11 जुलाई को सुनवाई होगी। लॉरेंस के पिता ने याचिका में कहा कि एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट का पुराना आदेश है कि बिश्नोई को पंजाब ना ले जाया जाए। इसके बावजूद बिश्नोई को पंजाब ले जाया गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हो। बिश्नोई से पूछताछ दिल्ली में भी हो सकती है। याचिका दाखिल करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई के पिता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की। वहीं जज सूर्यकांत और पीबी पर्दीवाला की वेकेशन बेंच ने कहा कि पंजाब पुलिस को जांच करनी चाहिए क्योंकि हत्या वहीं हुई थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पिता के वकील संग्राम सिंह ने उनके बेटे की ओर से पेश होने वाले बार के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ याचिका का उल्लेख नहीं किया। बेंच ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि हमने पहले ही कहा है कि बार किसी भी आपराधिक मामले को पहले ही ना नहीं कह सकता। आपको वहां हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए और कानूनी समाधान की तलाशी करनी चाहिए। याचिकाकर्ता की वकील ने बेंच से कहा कि हम ट्रांजिट रिमांड के आदेश को भी चुनौती दे रहे हैं। इस पर बेंच ने पूछा कि उसके खिलाफ पंजाब में कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती। इस सवाल का जवाब देते हुए वकील ने कहा कि लॉरेंस की रिमांड अवधि समाप्त हो रही है, जिसके बाद पंजाब पुलिस एक और मामले में रिमांड की मांग करेंगे। बता दें कि 15 जून को दिल्ली की तिहाड़ जेल में ट्रांजिट रिमांड पर मनसा लाए गए बिश्नोई को 27 जून को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को मनसा के जवाहर के गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पंजाब पुलिस की अब तक की जांच में पता चला कि हत्या में शामिल शूटर तिहाड़ में बंद लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा के गैंगस्टर गोल्डी बरार के निर्देश पर काम कर रहे थे और अनमोल बिश्नोई, विक्रम बराड़ और सचिन थापन को ये रिपोर्ट मिली थी। गुजरात हाई कोर्ट ने सामान्य स्टोर के मालिक को रिहा करने के आदेश को बरकरार रखा। आरोपी पर फूड अडल्ट्रेशन एक्ट के तहत जिन बोतलों में सैंपल एकत्रित किए गए थे उनकी सफाई से संबंधित अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं करने पर मामला दर्ज किया गया था। जस्टिस अशोक कुमार जोशी ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खुद स्वीकार किया कि सैंपल लेने के स्थान पर बोतल साफ नहीं थी। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उस समय बोतलों के ढक्कन साफ नहीं किए गए थे। कोर्ट ने यह भी कहा, इस न्यायालय का विचार है कि हालांकि शिकायतकर्ता ने सैंपल इकट्ठे करने के लिए सभी औपचारिकताओं को समझाया, लेकिन जब तक बोतलों की सफाई और कवर की सफाई के लिए अनिवार्य प्रावधानों का संबंध है वो साबित नहीं होता। इसके विपरीत स्वीकार किया गया कि इसे साफ नहीं किया गया। इसलिए इस न्यायालय की राय है कि ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी को बरी करने के लिए ठोस कारण दिए हैं। जो सीखा एपीपी उन्हें हटाने में विफल रहा। मामले के संक्षिप्त तथ्य यह है कि खाद्य निरीक्षक ने अभियुक्त के स्टोर से काली मिर्च का नमूना एकत्र करने पर पाया कि नमूने में खनिज तेल है और वहां नियम 44 के तहत प्रतिबंधित है। इसी के तहत आरोपी के खिलाफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि बाद में उन्हें निचली अदालत ने उसे बरी कर दिया, जिससे राज्य ने वर्तमान आपराधिक अपील की चुनौती दी। हाईकोर्ट ने बरी करने की अपीलों में हस्तक्षेप करने के दायरे में उल्लेख किया और कहा कि न्यायालय को याद रखना चाहिए कि दोष मुक्ति की अपीलों में अभियुक्त के पक्ष में पूर्वाग्रह निहित है। ट्रायल कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त ने अधिनियम के तहत सभी अनिवार्य नियमों का पालन किया और ये भी किसी भी प्रावधान या किसी नियम का उल्लंघन नहीं है। हालांकि राज्य ने जोर देकर कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन द्वारा जोड़े गए मौखिक साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं किया है।
मद्रास हाईकोर्ट ने एक पूर्व जिला जज द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश में संशोधन की मांग करने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी और जस्टिस एन माला की पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर गुण दोष के आधार पर निर्णय की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने कहा, हम याचिकाकर्ता की प्रार्थना को ऐसी प्रकृति की नहीं पाते हैं जिस पर विचार या स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रार्थना है कि उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने की तिथि से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन को स्वीकार किया जाए। इस पर विवाद नहीं है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से पैदा सेवानिवृत्ति लाभ समान होंगे और याचिकाकर्ता किसी अतिरिक्त लाभ का दावा नहीं कर रहे हैं। याचिकाकर्ता को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश की तारीख से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति माना जाएगा। मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता को प्रशासनिक समिति के निर्णय के अनुसार 55 साल की आयु प्राप्त करने पर और औसत से कम की केवल एक टिप्पणी के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्त का आदेश दिया गया था। एडवोकेट के.एम. मृत्युंजय के लिए सीनियर एडवोकेट A.R.L. सुंदरन ने प्रस्तुत किया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश सामान्य रूप से इसकी प्रकृति और आवेदन को देखते हुए एक कलंक है। किसी भी स्थिति में याचिकाकर्ता आदेश को चुनौती देने का इरादा नहीं रखता। वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आदेश के साथ अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को प्रतिस्थापित करने के लिए कह रहा है। याचिकाकर्ता के तर्कों का विरोध करते हुए प्रतिवादी सरकार के प्लीडर ने प्रस्तुत किया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति से कोई कलंक नहीं जुड़ा है और सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर इसे दोहराया है। एक महत्वपूर्ण फैसले में पटना उच्च न्यायालय ने हफ्ते में कहा कि बलात्कार पीड़िता की ओर से शारीरिक प्रतिरोध की अनुपस्थिति का मतलब ये नहीं कि उसने अधिनियम के लिए सहमति दी थी। ये तर्क है कि सेक्स सहमति से किया गया था क्योंकि प्रतिरोध की अनुपस्थिति का संकेत देने वाले उत्तरजीवी पर कोई शारीरिक चोट नहीं थी। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनंत बदर ने खारिज कर दिया था। 22 जून को अपने फैसले में न्यायमूर्ति बदर ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 ये स्पष्ट करती है कि सहमति यौन कृत्य में भाग लेने की इच्छा दिखाने वाले एक स्पष्ट स्वैच्छिक समझौते के रूप में होनी चाहिए। नियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत भी दोषी ठहराया गया था। सत्र अदालत ने अपीलकर्ता को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। उत्तरजीवी अपीलकर्ता की ईंट भट्टे में मजदूर के रूप में काम करता था। 9 अप्रैल 2015 को अपना काम खत्म करने के लिए उसने अपीलकर्ता से मजदूरी मांगी, लेकिन उसने ये कहते हुए देने से इनकार कर दिया कि वो बाद में दिया जाएगा। उस रात जब पीड़िता जमुई जिले के एक गांव में स्थित अपने घर में खाना बना रही थी तो अपीलकर्ता ने उसे एक कमरे में खींच लिया और उसके साथ बलात्कार किया। हालांकि उसके शोर शराबे के कारण ग्रामीणों ने दोषी को पकड़ लिया और उसे एक पेड़ से बांध दिया। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। पीठ ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री की जांच करते हुए कहा कि पीड़ित की गवाही विश्वसनीयता थी और अन्य गवाहों द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई थी। इसलिए अदालत ने बलात्कार और घर में अतिक्रमण के आरोपों के तहत अपीलकर्ता की दोष सिद्धि को बरकरार रखा। हालांकि ये नोट किया गया कि आईपीसी की धारा 323 जो कि स्वेच्छा से चोट पहुंचाना और 506 यानी कि आपराधिक धमकी और SC/ST अधिनियम के तहत अपराधों के तहत मामला स्थापित करने के लिए सामग्री कम करने की है, इसलिए उन्हें आरोपों से बरी कर दिया गया है। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.